हेलो, वेलकम स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की यूट्यूब जो ऑनलाइन क्लासेज में। हम आज नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं बीए बीएससी फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी, उसमें पेपर फर्स्ट है भौतिक भूगोल यूनिट फर्स्ट। हम आज टॉपिक नंबर है 4 भू संचलन। यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है भू संचलन। भू संचलन टॉपिक में से हम ले रहे हैं प्रश्न। भू संचलन टॉपिक है, इसमें से प्रश्न बन के आता है परीक्षा में। प्रश्न बन के आया है भूगतियां क्या है। भूगतियां क्या है? भ्रंशन एवं फलन गतियों के परिणाम स्वरूप बनने वाली स्थलाकृतिक भू आकृतियों की विवेचना कीजिए। यानी दोबारा देखो, भूगतियां क्या है? भ्रंशन एवं फलन गतियों के परिणाम स्वरूप बनने वाली स्थलाकृतिक भू आकृतियों की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न हमेशा बन के आता है। तो इसमें देखो, इसका आंसर में हम परिचय में बात करते हैं, वो इस प्रकार है। पृथ्वी का धरातलीय भाग न तो सर्वत्र एक सा है और न ही हमेशा सदैव एक सा स्तर रहता है। वो कभी भूपटल पर विभिन्न प्रकार के भू आकार बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं, यानी बिल्कुल स्थिर अवस्था में नहीं रहता है। पृथ्वी की उत्पत्ति काल से लेकर धरातल पे अभी तक कई चीजें बनी हैं और कई चीजों वापस मिटी है, यानी विषमताएं उत्पन्न होती गई है और विषमताएं बनती गई है। कई जो पर्वत थे या पहाड़ी क्षेत्र थे वो घिसकर आज पठार या मैदानी भाग बन गए हैं, और जहां कभी समुद्र था वहां पे आज पर्वत या सागर या अलग कोई अन्य दलदलीय क्षेत्र उपस्थित है। तो हम इसमें भारत के जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तटीय क्षेत्र है वहां पे विशेषकर जो चिल्का झील उड़ीसा है वहां, और प्रशांत महासागर के जो टोंगल द्वीप है उन द्वीपों के उत्तर के पास में न्यूजीलैंड क्षेत्र में एक नए द्वीप का 1968 ईस्वी में निर्माण हुआ। तो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं कि भूपटल कभी स्थिर नहीं रहा है। अब ये भूपटल पे जो स्थिरता और अस्थिरता होती रहती है, ये दो कारणों से होती है। ये अंतर्जात बल और बहिर्जात बल इनके जिम्मेदार हैं, इन दोनों के कारक है, मुख्य रूप से दोनों के कारक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं भूभ्रंशन गतियों के कारण बनने वाली स्थलाकृतियां। अब भ्रंशन के द्वारा कौन सी टोपोग्राफी बनती है? देखो, वो है भ्रंशन गतियों के कारण बनने वाली कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो पहले देखो, भ्रंशन होता क्या है? भ्रंशन ये है जब कभी भूपटल पर किसी स्थान पर संपीड़न होता है तो एक स्थान से दूसरे स्थान में तनाव होता है। तनाव होने पर भ्रंशन की क्रिया होती है। भ्रंशन की जब तनाव उत्पन्न होता है और संपीड़न होता है तो इसके कारण वलन और तनाव के कारण भ्रंशन की उत्पत्ति होती है। जब किसी क्षेत्र में कार्यशील उद्दगर शक्ति और क्षैतिज प्रतिबल में अंतर होता है तो भ्रंशन का निर्माण हो जाता है। अब देखो, होम्स वैज्ञानिक आए थे। होम्स ने इनकी परिभाषा दी है। वो क्या दी है? भ्रंश वह विभंजित धरातल है। भ्रंश वह विभंजित धरातल है जिसके विरुद्ध चट्टानें अपेक्षित रूप से ऊपर नीचे हो गई है। भूपटल पर बनने वाली भ्रंशन प्राय संकीर्ण होते हैं, यानी भूपटल पर बनने वाले भ्रंश संकीर्ण यानी सकड़े रूप में बनते हैं, किंतु इनका वास्तविक रूप तनाव के ऊपर जितना तनाव होगा उतना ही भ्रंशन बड़ा विस्तृत या संकीर्ण बनेगा, छोटा बनेगा। कि तनाव कितना लगता है उस पर निर्भर करता है। भ्रंशन के कारण जिस तल के सारे चट्टानें टूटती है उसे भ्रंश तल कहते हैं। भ्रंश तल टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है या सीधा हो सकता है या किसी प्रकार में बन सकता है। अब देखो, भ्रंश के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति कौन कौन सी है? भ्रंशन के द्वारा बनी स्थलाकृति
उनमें है नंबर फर्स्ट है वो है होस्ट, सेकंड है वो है ग्लोबिन, फिर है जिसको बोलते हैं द्रोणिका भी बोल सकते हैं, तीसरा है रिप्ट गाठी, अगला है ब्रंश कगार जिसको किनारा भी बोल सकते हैं, अगला है पांचवा ब्रंश कटक, तथा छठा आ जाता है कि भ्रंशन के प्रकार से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो भ्रंशन के प्रकार से बनने वाली स्थलाकृतियां आती है, कौन कौन सी भ्रंशन के प्रकार से बनता है, रूपांतरित भ्रंश, एक मनक भ्रंश, तो वो आ जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते थे वो होस्ट स्थलाकृति किस प्रकार से बनती है। जब किसी क्षेत्र में दो सामान्य भ्रंश के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, दो सामान्य भ्रंश के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है, इस ऊंचे उठे हुए भाग को ही क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं। यानी दो सामान्य भ्रंश के बीच का भाग नीचे जाने से निर्मित रिप्ट गाठी के किनारे पर भागों को ब्लॉक पर्वत या होस्ट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार से बनता है। जैसे ये दो रिप्ट गाठी होगी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये बीच का क्षेत्र है, तो ये हो गया होस्ट। ये पर्वत पिंड ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, यहां से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो इसे क्या कहते हैं, होस्ट। जैसे एक डायग्राम और देख लेते हैं यहां पे, ये तो ये क्या हो गया, होस्ट। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, इसका डायग्राम साथ के साथ। अब दूसरा चलेगा ग्लोबिन। दूसरा है, इसको मिटा ग्लोबिन या द्रोणिका। ग्लोबिन या द्रोणिका। अब देखो, किसी स्थान पर जो सामान्य भ्रंश कई किलोमीटर की लंबाई में होता है, इस प्रकार पढ़ते हैं कि उनके बीच का भाग दस जाता है। यानी कई किलोमीटर लंबा कोई भ्रंश होता है, तो वहां के जो दोनों साइडों के बीच का भाग है, दोनों साइडों से इस तरह के बीच का भाग नीचे बैठ जाएगा और एक नीचे रिप्ट गाठी बना लेगा, उसे ही द्रोणिका या रिप्ट गाठी कहते हैं। अब देखिए, तो ये हो गया ग्लोबिन।
यानी ये किसी न किसी कारण से ये और ये दोनों इस तरह रह जाएगी और ये एक बेली बन जाएगी, एक बिल्कुल घाटी नुमा संरचना बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद में हाँ, रिप्ट घाटी का निर्माण उस समय होता है, इसमें थोड़ा और है, रिप्ट घाटी का निर्माण उस समय भी होता है जब बीच का भाग इस तरह और अगल बगल वाले भाग ऊपर उठ जाए, यानी बीच का भाग इस तरह तथा दोनों भाग ऊपर उठ जाए तो भी क्या होता है, रिप्ट घाटी या द्रोणिका का ही निर्माण होता है। अब इसका उदाहरण है कि राइन नदी को रिप्ट घाटी लंबी तथा सक्रिय एक प्रमुख रिप्ट घाटी ग्रोबेन है। राइन नदी उदाहरण आता है, उदाहरण के रूप में ले सकते हैं यहाँ पे राइन नदी की रिप्ट घाटी। राइन नदी का रिप्ट घाटी। संसार की सबसे बड़ी लंबी रिप्ट घाटी जॉर्डन नदी घाटी लाल सागर बेसिन से होती हुई जेम्बेजी नदी तक 4800 किमी लंबी रिप्ट घाटी है, जॉर्डन नदी की। ठीक है, ये द्रोणिका होगी। अब है आता है ब्रंश कगार, जिसको किनारा भी बोल सकते हैं। ब्रंश कगार जब तनाव द्वारा भूपटल पर शिलापिंड का एक भाग ऊपर उठ जाता है तथा दूसरा भाग नीचे धंस जाता है। एक भाग ऊपर उठ गया तथा दूसरा भाग नीचे उठ जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि एक भ्रंश कगार संरचना बन जाती है। ये हो गया ब्रंश कगार, ये होगी ब्रंश कगार रेखा। ये हो गई ब्रंश कगार रेखा। तो ठीक है, यानी इसमें दोबारा देखो, इसमें क्या होता है, एक भाग ऊपर उठ जाता है और तीसरा इस तरह जाता है या नीचे बैठ जाता है, तो क्या जो किनारा बनता है ये ब्रंश कगार बन जाता है। अगला है ब्रंश कटक। ब्रंश कटक कभी कभी तनाव द्वारा भूपटल पर गहरे ब्रंश बन जाते हैं जब दो समानांतर ब्रंशों का मध्यवर्ती भाग उच्च गति से ऊपर उठ जाए, तब ब्रंश कटक का निर्माण होता है। जिस प्रकार से देखो, एक भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, इन दोनों भागों के मध्य ये वाला भाग ऊपर उठा हुआ जो है, तो ये क्या बना देता है, ब्रंश कटक। तो ये बात ब्रंश कटक कहलाती है। अब देखो ब्रंशन, ये तो हो गई इसकी बिल्कुल जो प्रकार थे वो हो गए। इसके बाद में हम लेते हैं ब्रंश के प्रकार द्वारा निर्मित इस्तेलाह करते हैं। ब्रंशन के प्रकार द्वारा बनी
स्थलाकृतियां। ब्रंसन के प्रकार द्वारा बनी स्थलाकृतियां। देखो इसमें पहली है समानांतर भ्रंश। समानांतर भ्रंश। सेकंड है साधारण भ्रंश। फिर है सोपानी भ्रंश। तीसरा है सोपानी भ्रंश। तो पहला देख रहे हैं यहां पे समानांतर भ्रंश। समानांतर भ्रंश जब किसी चट्टान का उठाव संपीड़न की अधिकता के कारण होता है तो क्षैतिज तल के समानांतर भ्रंशों का निर्माण होता है। इस प्रकार के भ्रंश समानांतर भ्रंश कहलाते हैं। इस प्रकार के भ्रंशों का निर्माण प्रायः प्रबल श्रेणियों की रचना के समय होता है। अब देखो समानांतर भ्रंश क्या हो जाता है, इसमें संपीड़न की क्षैतिज तल के समानांतर होता है। बिल्कुल ये इधर से और इधर से ये क्या होगा, संपीड़न होगा, और ये क्या बन जाएगा, समानांतर भ्रंश बन जाएगा। ये पूरा समानांतर भ्रंश। ठीक है, इसके बाद में है साधारण भ्रंश। नंबर 2 है वो है साधारण भ्रंश। साधारण भ्रंश क्या होता है, किसी भी चट्टान में दरार पड़ जाने पर उसके दोनों खंड एक दूसरे की विपरीत दिशा से गतिशील हो जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, साधारण भ्रंश कहते हैं। एक दूसरे से विपरीत दिशा से गतिशील हो जाते हैं और इसे क्या कहेंगे, साधारण भ्रंश। जिस प्रकार से इधर और इधर, और क्या होगा, तनाव, तो क्या बनाएगा, सामान्य भ्रंश। यानी दोनों विपरीत दिशा में, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भ्रंश। अब है सोपानी भ्रंश। सोपानी भ्रंश में क्या होता है, जब किसी भूभाग में कई भ्रंशों का निर्माण इस प्रकार होता है कि सभी भ्रंश के तल ढाल एक ही दिशा में हो तथा उसे सोपानी या सीढ़ीदार भ्रंश भी कहते हैं। अब देखो किस प्रकार से कि एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है।
ये सीढ़ी नुमा ब्रंश हो गया। यानी सीढ़ी बाई सीढ़ी, यानी जब किसी ब्रंश के कई ब्रंशन इस तरह, कई ब्रंशों का निर्माण इस तरह हो कि उनका ढाल एक ही दिशा में हो और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा, तो ये हो गया सीढ़ी नुमा ब्रंश। अब ये तो हो गए सीढ़ी नुमा ब्रंश यानी सामान्य ब्रंशों के प्रकार। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वलन से बनने वाली स्थलाकृति। वलन से देखो कौन कौन सी, दूसरा जो पॉइंट आपका पहला कंप्लीट हो गया है, सेकंड है वलन गतियों से बनने वाले स्थलाकृति। वलन गतियों से बनने वाली स्थलाकृति। अब देखो वलन क्या है, उसकी अभी परिचय बता देते हैं। भूपटल पर जब अवसादी सेलों की रचना होती है तो प्रारंभ में उसके अनेक स्तर समतल होते हैं, किंतु पृथ्वी पर संपीड़न की गति के कारण जब इन विपरीत दिशा में कोई न कोई दबाव पड़ता है तो उनमें सिकुड़न पैदा हो जाती है और सिकुड़न पैदा होने से वो किसी न किसी दिशा में मुड़ जाती है और मुड़ने से इसे वलन कहते हैं। अब देखो वलन से जो बनने वाली स्थलाकृतियां हैं वो अनेक प्रकार की बनती है, इसके प्रकारों से भी बनती है और इसकी गति के कारण भी बनती है। तो वो है, पहली देखते हैं अपन अपनति। नंबर 5 है अपनति, वैसे सेकंड है अभिनति। अपनति और अभिनति साथ साथ बनती है वैसे एक में भी। तो पहला है अपनति। अपनति को देखो, अंतर्जात बल के कारण क्षैतिज संचलन चट्टानों के स्तरों में सिकुड़न के कारण उत्पन्न वलन का जो भाग ऊपर उठ जाता है उसे अपनति कहते हैं। देखो क्षैतिज संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न बल के कारण सिकुड़न पैदा हो जाती है तथा कुछ भाग चट्टान का भाग ऊपर उठ जाता है, तो ये क्या कहलाती है? अपनति कहलाती है। जो ऊपर उठ गया भाग वो क्या कहलाएगा? अपनति कहलाएगा। आप साथ साथ डायग्राम बनाते रहो, रेखा चित्र। सेकंड है अभिनति। दूसरा है अभिनति। क्षैतिज संचलन के द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है उसे अभिनति कहते हैं। वास्तव में अभिनति नीचे की तरफ मुड़े हुए वलन का ही रूप होती है। देखो ये जो भाग है ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? अभिनति। ये कहलाएगा अभिनति। यदि मुड़ा अधिक होता है तो अभिनति का आकार नाव के समान अदृश्य हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा वलन है तो इसका क्या हो जाता है? वलन
अब देखो नदी, इसको डायग्राम बना लो आप। नदी या नमन, नदी या नमन बोलते हैं या डिम्ब भी बोलते हैं। परतदार या रूपांतरी चट्टानों के स्तर प्राय क्षैतिज स्तर के सारे कुछ अंश का कोण बनाते हैं। क्षैतिज अंश कौन सा हो गया? जैसे मान लो ये क्षैतिज अंश है और इसके ऊपर ये वाली भाग है, ठीक है। अब इसके ऊपर ये कोण बनाएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी? ये नदी कहलाएगी, नदी या नमन ये कहलाएगी। दोबारा देख लो, परतदार या रूपांतरी चट्टान स्तर प्राय क्षैतिज तल के सहारे कुछ अंश का कोण बनाती है। ये क्षैतिज तल है, इसके सहारे कुछ कोण बनाएगी, यानी एंगल यू बनेगा, यू एंगल बनेगा। और ये एंगल क्या कहलाएगा? ये वाला, ये नदी कहलाएगा। यानी ये यू है, यहां पे एंगल यू आया, तो ये क्या कहलाएगा? ये नदी कहलाएगी, ठीक है। अब देखो अगला है नदी लंब। नदी लंब है, नदी के साथ समकोण बनाने वाली रेखा, उस नदी के साथ समकोण बनाने वाली रेखा को उस झुके हुए स्तर का नदी लंब कहते हैं। अब देखो क्या, ये जो अभी रेखा थी और ये ठीक है, अब ये क्या बनी थी? अभी नदी बनी थी। अब इस नदी के ऊपर क्या है? लंब है। यहां से मान लो ये लंब है, तो ये क्या कहलाएगा? यहाँ पे नदी लंब हो जाएगा। क्या कहलाएगा? नदी लंब। इस नदी पर, ये नदी हो गई, इस नदी के ऊपर पड़ने वाला लंब समकोण डिग्री पे ये क्या कहलाएगा? नदी लंब कहलाएगा। अब देखो, अब क्या होता है इसमें? एक होता है सम अपनति और सम अभिनति। तो सम अपनति देख लेते हैं। सम पनति व समभिनति, दोनों साथ साथ ही समझ में आ जाएंगे। जब एक वृहद अपनति के अंदर, जब एक वृहद अपनति होती है, उसी के अंदर छोटी छोटी अपनतियां और अभिनतियां मिलती है, तो उस आकृति को सम अपनति कहा जाता है। इस तरह की संरचना का निर्माण उस समय होता है जब क्षैतिज संचलन समान रूप से क्रियान्वित नहीं होता है। देखो ये छोटी छोटी अपनति और सम अभिनतियां होंगी। तो ये तो होगी अपनति और ये हो गई अभिनति, तो ये साथ साथ होगी। तथा इसी का उल्टा रूप बन जाएगा सम अपनति। ये तो हो गया सम अभिनति। अब
इसी का अध्ययन उल्टा बनेगा ये। तो ये बाहर की तरफ बनने वाली, ये तो हो गई अपनति, और ये हो गई अभिनति, और ये क्या कहलाएगा? समअपनति। कब? अब क्या होता है, इसमें एक खिड़की बनाई जाती है। अगली है खिड़की, छठा है। किसी क्षेत्र में एक गिरवाखंड के ऊपर सवार दूसरे गिरवाखंड का कुछ भाग कट जाता है। वो कटता किसके कारण है? अपरदन के कारण कट जाता है। निचले गिरवाखंड का कुछ भाग दिखाई देने लग जाता है, उसे क्या कहते हैं? खिड़की कहते हैं। अगला है उत्सवन। उत्सवन जब क्षति संचलन के कारण उत्पन्न संपीड़न से धरातल के बीच का भाग गुंबद के आकार में उठ जाता है, तो उसे उत्सवन कहते हैं। जिस प्रकार से ये संचलन हो रहा है और ये बिल्कुल ये उठ गया, तो ये क्या है? संचलन। और ये क्या बन गया? उत्सवन, गुंबद के आकार में। ठीक है। अब है जो इसके प्रकार से बनने वाली, बलन के प्रकार से बनने वाली स्थलाकृतियां हैं। बलन के प्रकार से बनने वाली स्थलाकृति। बलन के प्रकार से बनने वाली स्थलाकृतियां निम्न है। देखो, पहला है सममित बलन। सममित बलन। सममित बलन क्या होता है? इस बलन में उसकी भुजाएं सुडौल होती है। बलन की दोनों भुजाओं का झुकाव समान होता है। इसके अक्ष रेखा लंबवत होती है। बलन खुले हुए तथा सीधे होते हैं। जैसे बोल सकते हैं इसको, यूं बोल सकते हैं, ये हो गई ये फुल से, और ये इसका डायग्राम बन गया। अब यहां पे इसको रेखा से रेखांकित भी कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो शीर्ष भाग है यहां पे, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पे? शीर्ष। ये दोनों का देखो, इसका भी ये है, ये हो गया शीर्ष। ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब इसके अंदर भी बना सकते हैं कुछ रेखा चित्र दर्शाने के लिए, और दो गुंबद नुमा बना सकते। तो ये हो गया सममित बलन।
अब आ जाता है दूसरा असममित फलन। असममित फलन इस प्रकार के फलन में जब छोटी भुजा का झुकाव लंबी भुजा की अपेक्षाकृत अधिक होती है तो उसे असममित फलन कहा जाता है। जैसे यूं हो गया, फिर यूं हो गया और फिर यूं हो गया। तो यह हो गया असममित फलन। यानी इस प्रकार के फलन में जब छोटी भुजा की झुकाव लंबी भुजा की अपेक्षाकृत अधिक होती है तो उसे असममित फलन कहा जाता है। अब देखो एकनत फलन। एकनत फलन एकनत फलन जब फलन की एक भुजा बिल्कुल लंबवत होती है, जब फलन की एक भुजा बिल्कुल लंबवत होती है और दूसरी भुजा का झुकाव बहुत कम होता है तो उसे एकनत फलन कहते हैं। देखो ये एक भुजा है, इसका बिल्कुल कम होगा तथा दूसरी का यूं, तो ये क्या कहलाएगी? एकनत फलन। ये क्या हो गया? एकनत फलन। इसका निर्माण संपीड़न गति द्वारा न होकर पृथ्वी की गति के द्वारा होता है। इस एकनत फलन का निर्माण है वो संपीड़न गति के कारण न होकर पृथ्वी की गति के कारण होता है। ठीक है, अब है समनत फलन। अगला है समनत फलन। जब संपीड़न के कारण दोनों दिशाओं में समान दबाव पड़ता है तो मोड़ की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में झुक जाती है और एक दूसरे के समानांतर भी होती है। सेनों के ऐसे फलन को समनत फलन कहते हैं। देखो जब संपीड़न के कारण दोनों दिशाओं के समान दबाव पड़ता है तब क्या होता है? तो मोड़ की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में समान रूप से झुक जाती है तो समनत फलन बोलते हैं। जिस प्रकार से ये हो गया और ये हो गया और ये, इस प्रकार।
तो ये क्या हो जाता है? सममित वलन। ये हो गया सममित। बना लिया होगा आपने। अब क्या 2 मिनट का 2 सेकंड का टाइम आप बन दे। इसके बाद है परिवलन। जब किसी शिला स्तर पर संपीड़न के कारण विपरीत दिशा में इतना अधिक दबाव बढ़े कि उसकी एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर चढ़ जाए तो इसे क्या कहेंगे? परिवलन। जैसे बिल्कुल, तो ये क्या कहलाएगा? परिवलन। यानी संपीड़न के कारण इतना संपीड़न अधिक होगा कि एक भुजा दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगी। इसे क्या कहते हैं? परिवलन कहेंगे। अब होता है पंखाकार वलन। पंखाकार वलन क्या है? जब किसी चेतन में दोनों ओर से संपीड़न का दीर्घकालीन तक प्रभाव रहता है तो उसके मध्यवर्ती भाग मेहराव की तरह ऊपर की तरफ निकल जाता है और उसके दाएं बाएं प्रसार होने लगता है और इस रचना को पंखाकार वलन के रूप में जाना जाता है। जैसे ये एक हो गया। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ पे इस प्रकार से बना लेगा, एक मेहराव के रूप में बन जाएगा। तो ये क्या बन जाता है? पंखाकार वलन की आकृति ले लेता है। तालियां होगा आपने। अगला है गिरवा खंड। अगला है गिरवा खंड। इसमें क्या होता है? जब कभी संपीड़न से बहुत अधिक संपीड़न बन जाए, यानी आपस में दबाव इतना, संपीड़नात्मक बल इतना बढ़ जाए कि परिगलित मोड़ के शिलाखंड समूह में टूटकर अपने मूल स्थान से अलग होकर दूसरे के ऊपर जाके अध्यारोपित हो जाए, इसे ही क्या कहेंगे? गिरवा खंड कहा जाता है। आल्प्स तथा हिमालय में ऐसे अनेक गिरवा खंड पाए जाते हैं। जैसे ये एक बिल्कुल वो है, संरचना मानी जाती है। मान लो ये संरचना है और यहाँ पे क्या हुआ इस संरचना के ऊपर, और यूं गिरवा खंड आ गया, उल्टा आ गया। तो ये तो क्या हो गई? ये बिल्कुल उसके गिरवा खंड बन गए। तो ये क्या हो गया? गिरवा खंड। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि ये ब्रंसन और वलन के बनने वाली स्थलाकृतियां हैं, तो इसमें दोनों को शामिल किया जाता है। इसके प्रकार से बनने वाली स्थलाकृतियां और इसके कारण से बनने वाली, इसकी गतियों से बनने वाली स्थलाकृतियां। तो आज का पॉइंट यहाँ पे समाप्त होता है। आपको धन्यवाद। तथा इसमें कई बार खुले वलन और बंद वलन को भी दर्शाया जाता है कि वलन 2 प्रकार का होता है, एक तो खुला वलन और एक बंद वलन और होता है। तो खुला तो बिल्कुल समान होता है, बंद एकदम ऊपर से बंद हो जाता है। तो ये आज का टॉपिक था। तो धन्यवाद आपको। इसे नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।